Michael, sir. Hi, Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. look in. Yes, sir. But Thank you, sir. लोकेंद्र, आपका अटेम्प्ट कौन सा है ये? सर फोर्थ अटेम्प्ट है। अच्छा, इंटरव्यू वाला है। जी सर। अच्छा, जोलॉजी के स्टूडेंट हैं? जी सर। जोलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री। जी सर। हिंदी लिटरेचर क्यों ले लिया फिर? सर हिंदी लिटरेचर मैंने अपनी स्कूलिंग के टाइम पढ़ा था, तो उसमें मैंने अच्छा स्कोर किया था और उसके बाद मुझे स्कूल के समय तो सारे लोग पढ़ते हैं हिंदी। जी सर। फिर लेकिन सर जो कॉलेज का जो प्रिपरेशन किया था उसमें मैं इतना कंफर्ट नहीं फील कर रहा था कि जो यूपीएससी के जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें इसको एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में चयन कर सकूं, तो इसलिए मैंने हिंदी से। अच्छा, तो वहाँ से प्लानिंग थी आपकी? जी सर। कॉलेज में जाने के समय से ही प्लान किया था? जी सर, लेकिन मैंने उस ड्यूरेशन में प्रिपेयर करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं उतना कंफर्ट नहीं फील किया जितना मुझे लगता था। अच्छा, जी सर। इस तीनों में आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी में सर सबसे मेरा ज्यादा लगाव आपको किस विषय से था? सर नॉर्मली जूलॉजी में था। जियोलॉजी में। जी सर। अच्छा, तो जियोलॉजी में कौन सा एरिया आपको सबसे अच्छा लगता है? सर नॉर्मल जूलॉजी में सारे पोर्शन ठीक थे। जियोलॉजी में बायोकेमिस्ट्री भी पढ़ी? जी सर। पढ़ी है? जी सर। बायोज्योग्राफी भी पढ़ी? बायोज्योग्राफी में जैसे इकोसिस्टम से रिलेटेड। बायोज्योग्राफी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स जी सर। पढ़ा है? जी सर। क्या पैटर्न है भारत में एनिमल्स के डिस्ट्रीब्यूशन का? सर मेनली जो राजस्थान या रेगिस्तान इलाका है उसमें रेप्टाइल्स का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा देखने को मिलता है। और जो ऐसा क्यों? सर नॉर्मली जो रेप्टाइल्स होते हैं उनमें जो जैसे ज़्यादा टेम्परेचर जो उनको फील करने की कैपेसिटी होती है, जिसके उनके अंदर जो वाटर वेपर वो कम होती है, जिसके चलते उनका ज़्यादा वहाँ पे अनुकूलन होता है। और उनमें जो उत्सर्जी पदार्थ है उसमें यूरिक एसिड का होता है, तो जो कम वाटर का क्लोनिंग टेक्निक को आप एथिकल मानते हैं या अनएथिकल? क्लोनिंग सर दो पर्सपेक्टिव है इसमें। आप क्या मानते हैं? इज इट एथिकल और अनएथिकल? सर इसमें मैं अगर मतलब एथिकल मान सकता हूँ। कैसे? सर मेनली जैसे अगर कुछ दवाई या इनका कोई इनोवेशंस करना हो, या फिर जो और भी कोई जीव है जिसका कोई दवा ऐसी बनाई है जो क्लोनिंग से बनी हो? सर जैसे इसके लिए कुछ जीव पे एक्सपेरिमेंट करना हो, या फिर जो कुछ ऐसे जीव बनाना जिसपे इसका मतलब जैसे कोई बैक्टीरिया हो या इनको जो इस्तेमाल करके इनका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, एक प्रश्न का उत्तर और दीजिए। अभी सरकार एक बिल लेकर आई है, कोस्टल शिपिंग बिल। सर एक बिल है मैरीटाइम बिल। सर सुना है सर? सर मुझे इसकी जानकारी नहीं। डेटा प्रोटेक्शन रूल्स, जी सर, नए नियम जारी किए गए जी हैं, सर। उसमें क्या खासियत है ऐसी? सर मेनली अभी ड्राफ्टिंग और पब्लिक हियरिंग के लिए रखे गए हैं, और उसमें डेटा को लोकलाइजेशन और कुछ परिस्थितियों में जैसे उसका बाहर देशों में उसका संचरण या जो स्थानांतरण को अलाउ किया गया है। बाकी उसमें जो असेंट का है 18 साल से कम उम्र के लिए उनके पेरेंट्स को इजाजत दी गई है, और जो 18 से ऊपर या वयस्क लोग हैं उनके लिए खुद को असेंट के जैसे प्रोविजन देखने को मिले। थैंक यू सर। लोकेंद्र, ये राजस्थानी लैंग्वेज है जी सर, बट इट्स नॉट पार्ट ऑफ शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। जी सर। 23 जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करती है, जी सर, उसमें राजस्थानी इंक्लूडेड नहीं है। जी सर। शेड्यूल्ड लैंग्वेज में इंक्लूड हो जाना एक बहुत उस स्टेट के प्रोग्रेस में के लिए काफी अच्छा हो जाता है। जी सर। तो उस पर दो क्वेश्चन आपसे। क्या राजस्थानी में जो कमी है इस लैंग्वेज में जो गवर्नमेंट ने उसको इंक्लूड नहीं किया है, और यदि इंक्लूड हो जाएगा तो उससे क्या क्या फायदे होंगे स्टेट को? दोनों का जवाब बताएं हमें। सर पहला ये है कि जो उसको शामिल नहीं करने के पीछे कारण दिया जाता है, जिसमें एक तो मतलब एक भाषा की स्वीकार्यता नहीं है। राजस्थान में भी मारवाड़ी, मेवाड़ी और इन भाषाओं के बीच में भी कन्फ्लिक्ट है, आंतरिक कन्फ्लिक्ट है, जिसमें
मतलब एक मत नहीं है पूरा राजस्थानी भाषा को लेकर। और दूसरा पॉइंट एक ये दिया जाता है कि हिंदी का जो व्याकरण है नॉर्मली और जो लिपि है वो दोनों सेम ही है, तो इसके चलते मान्यता नहीं दी जा रही है। और अगर मान्यता दी जाती है तो इसके फायदे, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर इसका प्रावधान हो जाएगा तो राजस्थान में उपयोग करने के लिए जो प्रशासनिक रूप से उसको बढ़ावा मिलेगा। जो अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जिसमें जो स्टूडेंट है उनको मातृभाषा में सीखना, तो उसमें भी एक बूस्ट मिलेगा, जिससे वहाँ के जो लोकल स्टूडेंट्स हैं उनको फायदा होगा। बाड़मेर एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, जी सर। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट जी है। सर। और मैं शिव जो आपकी जो शहर है, जी सर। वहाँ 1 साल से ज्यादा रहा हूँ। जी टेंट सर। में रहते थे उस जमाने में, और पराक्रम और विजय के दौरान। जी सर। तो मैं आपसे बाड़मेर में कि क्या पोटेंशियल है जो देश या स्टेट आपका जयपुर में बैठा हुआ और दिल्ली में बैठे हुए हैं उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहे हैं। आप समझे क्वेश्चन जी जी दोबारा? सर। कि बहुत सारी पोटेंशियल जो आप अपने डिस्ट्रिक्ट का देखते होंगे, जी सर। नो, जी सर। जो स्टेट गवर्नमेंट को ध्यान नहीं आता है या सेंट्रल गवर्नमेंट को ध्यान नहीं है, जिसकी तरफ ध्यान जाने से एक बहुत बड़ा डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट बन सकता है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट और वगैरह वगैरह। जी सर। वो बताएं आपके बारे में कि क्या क्या उसके बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट की पोटेंशियल है। सर फर्स्ट है वहाँ का टूरिज्म है जो इतना डेवलप नहीं है, अगर उसको बढ़ावा दिया जाए तो वो बेहतर हो सकता है। जैसे वहाँ पे सूर्य मंदिर भी है और थार का डेजर्ट का भी पोर्शन आता है, और DN जो डेजर्ट नेशनल पार्क है उसका भी क्षेत्र है, तो मुझे लगता है एक टूरिज्म है। दूसरा वहाँ सर जो जीरा और इसबगोल का बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन होता है, मतलब उत्पादन, जो जिसके चलते मुझे लगता है वहाँ पे रिसर्च सेंटर और उसके जो भी काफी बाई प्रोडक्ट मिल रहे हैं उसके काम होना चाहिए। बस यही दो, मैं खुद जैसे वहाँ बहुत चीज देखा हुआ है। जैसे मिलेट्स का भी है, वहाँ का जो जलवायु कंडीशन है उस हिसाब से ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, तो मुझे लगता है मिलेट्स में भी अभी सरकार ने एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का एस्टेब्लिश किया है बाड़मेर में मिलेट का, तो मुझे लगता है उसमें भी और भी काम होगा तो ज्यादा बेहतर होगा वहाँ के लोगों के लिए। और रिन्यूएबल एनर्जी का भी प्रचलन वहाँ पे, मतलब काफी बंजर भूमि है जहाँ पे ये एस्टेब्लिश करके जो एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सकता है। विंड पावर देखा हुआ है आपने? विंड, वहाँ पे विंड मिल्स जिसको बोलते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी यदि हम सब आज तक कभी हमने सुना नहीं है विंड मिल के बारे में। जी सर। किस टेक्नोलॉजी से काम करती है और कैसे काम करती है, ये जरा एक्सप्लेन करके बताएंगे एज ए लेमैन। सपोज यू आर ए टीचर, वी आर सिटिंग इन ए क्लास एंड आपने हमें अगले 2 मिनट में विंड पावर के ऊपर में अहमियत बतानी है, तो क्या बताएंगे आप हमें? सर विंड पावर एक टरबाइन से पंखा घुमाने, जिसमें एक जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको विद्युत ऊर्जा में चेंज किया जाता है, और जो इसको हाइट काफी 120 मीटर या 150 मीटर हाइट पे लगाया जाता है, जहाँ पे रेगुलर हवा का संचलन रहता है, तो उससे चलते जो टरबाइन का मूवमेंट होता है जिससे काइनेटिक एनर्जी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो आप समझते हैं ये सक्सेसफुल है? पूरे इंडिया में विंड पावर को लगाना चाहिए, विंड मिल्स को लगाना चाहिए? सर जो बाड़मेर और जैसे राजस्थान में यूज किया जा रहा है और बाकी कई क्षेत्रों में मुझे लगता है काफी सक्सेसफुल और बेहतरीन स्टेप है। जो हमारा जो पोटेंशियल है उससे बहुत कम है, तो अभी उस पर काम करना जरूरी। फाइनली हम सबको बताइए गदरा रोड की, जो बैटल ऑफ गदरा रोड। जी सर। गदरा रोड आपके यहाँ है? जी सर। आपके डिस्ट्रिक्ट में है? जी सर। वहाँ जो 1971 में जो हुआ था पाकिस्तान इंडिया के साथ, उसको आप डिस्क्राइब बताएंगे इनको कि गदरा रोड की क्या अहमियत थी और कैसे आपको आना चाहिए हमारा डिस्ट्रिक्ट देखने के लिए? सर एग्जैक्ट वहाँ का जो युद्ध है उसके बारे में आप नहीं रहते वहाँ, कभी गए नहीं, देखा सर, नहीं गदरा रोड, गदरा देखा रोड नहीं, नहीं पाकिस्तान की तरफ देखा नहीं, वो रेलवे लाइन वगैरह कुछ नहीं है सब जो। सर मतलब वहाँ पे युद्ध हुआ था और उसमें वहाँ के लोग जैसे काफी वीर शहीद हुए थे उनके बारे में, लेकिन प्रॉपर युद्ध के बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं है। थैंक यू सर। लोकेंद्र, अपने नाम के बारे में बताओ आधे मिनट में। सर मेरा नाम लोकेंद्र, जिसमें अगर उसका संधि विच्छेद करे तो लोक प्लस इंद्र होता है, और लोक का मतलब संसार या लोगों से लिया जाता है, और जो इंद्र है उसको राजा या फिर इंद्र भगवान के रूप, अगर इसको साथ में बोला जाता है तो दुनिया का राजा के रूप में इसको एक्सप्लेन किया जाता है। पूरे दुनिया के राजा के तौर पर नामकरण तुम्हारा हुआ। हाँ,
तो आज के दिन में क्या सोचते हो कि दुनिया पर कौन राज कर रहा है? कोई व्यक्ति या कोई तकनीक या कोई राजनीति सर मेरा मानना या है अंधविश्वास? मेरा मानना है कि जो अगर राज किसी का नहीं है, डेमोक्रेटाइज है, तो अगर किसी का मतलब जैसे प्रभुत्व है या फिर जिसका महत्व है, उस हिसाब से मैं बोल सकता हूँ टेक्नोलॉजी का ज्यादा है, और टेक्नोलॉजी से ही काफी चीजें ड्राइव होती है। सारे परिवर्तन जो होने हैं जी सर। उसकी संभावना तकनीक में ही निहित है। नहीं सर, मतलब एक तकनीकी में ही नहीं, क्योंकि तकनीक भले कितनी हो लेकिन उसको चलाने वाला मनुष्य है, तो टेक्नोलॉजी से संसार का परिवर्तन या उसको एक ड्राइविंग फोर्स के रूप में हम देख सकते हैं। तो अभी ये जवाब देते जो तुमने ब्रेक लगाया, वो क्या दिमाग में आया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? नहीं सर, मतलब ऑल ओवर टेक्नोलॉजी जो भी है सर, तो जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी आज के दिन में तो जी सर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही दिखता है। जी सर। और भविष्य लगता है कि उसी से निर्धारित होगी। सर निर्धारित होगी, लेकिन इसको संचालन या उसका जो रेगुलेशन हो तो आदमी या मनुष्य ही करेगा। तो मतलब जो मनुष्य से ज्यादा मनुष्य को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। नहीं सर, उसको प्रॉपर रेगुलेट और उसको उसका रेगुलेशन और उसको प्रॉपर और भी डेवलपमेंट करने की जरूरत है, लेकिन भयभीत है अगर उसका दुरुपयोग होगा तो। आपका मैं ये गांव का नाम देख रहा था, जस्से का गांव। जी सर। ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं? कैसे अपनी भाषा में कैसे बोलते हो? जस्से का गांव। जस्से का गांव। जी सर। जस्से। तो ये जस्से कौन है? कोई व्यक्ति का नाम है या? जी सर, वहाँ के सामंत थे जिनके नाम से ये नाम। अच्छा। जी अच्छा। सर। और पोस्ट ऑफिस है, क्या है पोस्ट ऑफिस? जस्से का गांव ही है। हाँ, पोस्ट ऑफिस जस्से का गांव ही है, राजस्व गांव है वहीं से। नहीं, रमणीय क्या है? सर ये मेरे पापा जी के दादाजी का नाम है, और जो राजस्थान में क्या एक बार लंबा क्षेत्र है जो, तो उसके कारण जो कुछ फैमिलीज है जैसे ग्रैंड पेरेंट का, तो एक साथ रहना, तो ऐसे हमारा कलेक्टिव मतलब ढाणी परिवार विशेष का नाम है। जी सर। ओके ओके, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये अक्सर हाँ हम लोग राजनीति में या इतिहास में भी प्रयोग करते हैं इसका, वामपंथ और दक्षिण पंथ। जी सर। बताओ इसके बारे में क्या है? सर वामपंथ मेनली इकोनॉमिकली फैक्टर पे डिपेंड करता है, और दक्षिण पंथ क्या है? ये किसी वस्तु का नाम है, किसी राजनीतिक पार्टी का नाम है, क्या है ये वामपंथ और दक्षिण पंथ अगर बोलें, या किसी धर्म का नाम है? नहीं सर, एक ही विचारधारा है। विचारधारा है। वेरी गुड, ठीक है। और दक्षिण पंथ है जो किसी भी समाज की जो पुरातन जो भी परंपरा चल रही है उसको महत्व देती है, तो मेनली इन दोनों में ये फर्क है। और वामपंथ? वामपंथ इकोनॉमिक और जो आज की सोसाइटी में समानता लाने के ऊपर काम करने की फोकस करती है। दोनों में प्रोग्रेसिव किसको माना गया है? सर किसी एक को प्रोग्रेसिव मानना मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि जो अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करे और पुरातन या जड़ों से टूटना वो भी गलत है, और जो अगर केवल जड़ों से जुड़े रहना, हम कुछ नए नवाचार आ रहे हैं, नई चीजें आ रही हैं, उनको एक्सेप्ट नहीं करें, तो मुझे लगता है इन दोनों के साथ मिलकर जो सामंजस्य। ठीक है। भारत का जो पोजीशन है डिप्लोमेसी में या फॉरेन रिलेशंस में, वो इजराइल पैलेस्टीन युद्ध में क्या है? ऑफिशियल पोजीशन भारत का क्या है? और रूस और यूक्रेन वाले में भी बताइए, ये दोनों में भारत का ऑफिशियल पोजीशन बताइए। मेरी तरफ से ये अंतिम प्रश्न है आपको। सर भारत हमेशा शांति का प्रवर्तक रहा। ऑफिशियल पोजीशन बताइए सर, आदर्श नहीं। सर हम जो फिलिस्तीन और जो इजराइल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें हम टू नेशन को सपोर्ट करते हैं। और इससे इजराइल खुश होगा या ना खुश होगा? सर उसके साथ साथ हम जो मैं ये कह रहा हूँ, अगर ये पोजीशन भारत ले रहा है तो इससे इजराइल खुश होगा या ना खुश होगा? लेकिन सर हम उसके साथ साथ आतंकवाद को हाँ या ना तो बोलो। सर नॉर्मली हाँ, अगर एक नजर से देखे तो हाँ सर वो एक बात नाराज होगा। हाँ, उसके बाद आगे बोलो सर। लेकिन साथ साथ हम आतंकवाद के लिए भी जो इजराइल है उसके साथ सपोर्ट करने की तैयार है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, और जो भी हमारा जो स्टैंड है उसमें आतंकवाद के खिलाफ है। और यूक्रेन वाले में बताओ। यूक्रेन में सर जो एक तो है कि जैसे भारत ने अब तो काफी बार एब्सटेन किया, वो उसमें एक तो संप्रभुता के खिलाफ जो इंडिया है उसने मना किया, किसी भी देश के संप्रभुता के खिलाफ हम किसी भी कदम को रिकॉग्नाइज नहीं करते। लेकिन जो नाटो का एक्सपेंशन है
उस स्तर पर भारत ने जैसे रसिया को जो थ्रेट है तो उसमें भी इसलिए इंडिया भी उसमें एक न्यूट्रल या जो शांति या समझौते के रूप में। G20 जो भारत में हुआ था दिल्ली में जी सर। पिछले साल, जी सर। उसमें जो उसका दिल्ली चार्टर बना, जी सर। उसमें कुछ कहा गया रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में? सर अभी मैं याद नहीं कर पा, सॉरी। थैंक यू। ये लोकेंद्र, आप बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। जी सर। तो बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में बताएं क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज क्या है? सर एक वहाँ के जो लोग हैं उनका और जैसे प्रशासन में कनेक्टिविटी बहुत कम है। क्यों कम है? सर मेनली तो वहाँ पे एजुकेशन की कमी है, तो लोग इतने जागरूक नहीं है जिससे वो कनेक्ट हो। अच्छा, मतलब और लिटरेसी का अभाव है। जी सर, और एक ज्योग्राफिकल भी गैप है, काफी दूर दराज गांव में रहते हैं तो लोग वहां तक पहुंचने में वो भी प्रॉब्लम। नहीं तो जो हेडक्वार्टर है, जी सर, वो जो आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, जी सर, वहां से गांव कैसे जाते हैं? सर नॉर्मली रोड बाय टच है। बाय रोड है। जी सर। तो उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन एक मतलब लास्ट छोर वाला गांव है वहां तक टच नहीं है, क्योंकि राजस्थान जैसे बाड़मेर में एक्सपेंशन ज्यादा है, जैसे 100 किलोमीटर का गैप है। कितना आपको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से लास्ट गांव कितनी दूर है? सर कुछ गांव तो 200 किलोमीटर के समथिंग हो जाएंगे। 200 किलोमीटर। जी सर। तो वहां पे अब वो किस सब डिवीजन में आता है जो लास्ट गांव है? जी सर। जो आपका लास्ट गांव है जी। उसका कोई सब डिवीजन हेडक्वार्टर होगा? जी सर। उसका क्या सब डिवीजन हेडक्वार्टर है? जैसे सर गड्ढा रोड है और शिव में, और मेनली ये जिसमें तो सब डिवीजन हेडक्वार्टर से वो गांव कितनी दूर है? वहां से सर 50 किलोमीटर मैक्सिमम या 60। तो गांव में क्या क्या सुविधाएं हैं जी या क्या क्या सुविधाएं हैं गवर्नमेंट की तरफ से? सर बेसिक एमिनिटीज क्या क्या है? मेनली जैसे रोड का कनेक्टिविटी तो है, लेकिन जैसे कई बार वहाँ पे जो रेतीली टीले है उनका एक्सपेंशन हो जाता है तो रोड कवर हो जाती है, तो फिर उससे तो वाहनों का आवाजाही बाधित हो जाती है। बाकी वहां पे हॉस्पिटल है? जी सर, हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल में डॉक्टर आते हैं? जी सर। तो वहां पे अगर कोई बीमार पड़ता है तो लोग कहाँ जाते हैं? सर नॉर्मली जो जैसे सामुदायिक केंद्र है वो मेन हेडक्वार्टर जैसे सब डिविजनल हो गया, पंचायत समिति या तहसील के स्तर पर है, और कई, लेकिन जो नॉर्मली जैसे देखा जाए तो वो प्राइवेट जो क्लिनिक होते हैं वहाँ पे मैक्सिमम। तो आपके हिसाब से जो बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में बहुत तरह की परेशानियां हैं, जी सर। तो जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है जी सर। या जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, तो उन्होंने इन सब प्रॉब्लम को एड्रेस करने की कोशिश क्यों नहीं की? सर मेनली कोशिश हुई है, लेकिन जो वहाँ की सीवियर कंडीशंस है, और एक सर वहाँ पे जो नॉर्मल रेगुलर जो शासन का परिवर्तन है जिससे एक पॉलिसी स्टेबलाइज नहीं रही, तो ये भी जैसे बताएं कौन सा ऐसा परिवर्तन हुआ जिसके कारण से परेशानी हुई? जैसे मैं शिव से आ रहा हूँ तो शिव में हर बार एक एमएलए चेंज होते रहते हैं, जैसे तो पार्टी तो एक रेगुलर पॉलिसी और गवर्नमेंट जो स्टेट में पार्टी वो भी तो चेंज हो रही है। जी सर। तो वहाँ के जो एमएलए है कभी ना कभी तो रूलिंग पार्टी के होते होंगे। सर लास्ट कब थे रूलिंग पार्टी के एमएलए वहाँ पे? सर पिछले साल थे, लेकिन वो मैं बोल रहा हूँ चेंज होने के कारण रेगुलर जो डेवलपमेंट का जो लगातार या निरंतरता वो बाधित हो जाती थी। तो जो बाड़मेर के लिए एक तो नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट वाइज पैसा आता होगा स्टेट से? जी सर। कितना आता होगा, कुछ अप्रोक्सीमेटली आइडिया है आपको? सर ये एक ब्लॉक को कितना पैसा मिलता है? सर इसकी जानकारी नहीं है। जो जितना भी रूरल डेवलपमेंट स्कीम है उसके लिए एक ब्लॉक को पैसा आता है? जी सर। अच्छा, दूसरा बाड़मेर आपको बॉर्डर पे है। जी सर। तो बॉर्डर के लिए स्पेशलाइज्ड उसके लिए भी बजट होगा, उसके बारे में कुछ आइडिया है आपको कितना है? सर स्पेसिफिक डाटा मुझे याद नहीं। थैंक यू सर। लोकेंद्र, आप योगा प्रैक्टिस करते हैं? जी मैम। कितना फ्रीक्वेंटली? एवरीडे? रेगुलर? रेगुलर। ओके, बताइए इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? मैम अगर योगा आसन के रूप में तो मैं एक हेल्थ के रूप में भी देख सकता हूँ, और मेंटल पीस और एक धैर्य, और इन चीज़ों के लिए मुझे कौन सा वाला योगा करते हैं? मैं एक सूर्य नमस्कार करता हूँ, और वृक्षासन, ताड़ासन और प्राणायाम भी करता हूँ। और कितना टाइम लगता है? मैम आधा घंटा से पौने घंटे तक करता हूँ। सारे आसन कर लेते हैं? जी मैम। और रोज कर पाते हैं? जी मैम। ओके।
कभी कभी छूट भी जाता है? हाँ मतलब कभी कभार छूट जाता है। हाँ, जब नहीं करते तो क्या इम्पैक्ट आता है बॉडी पे? मतलब थोड़ा अच्छा नहीं लगता है जितना अगर योग हो जाता है तो उससे। अच्छा, फिर आपकी बॉडी में फिर आपको मन करता है कि करना चाहिए जी अगले मैम। दिन? जी ओके। वेस्ट वाटर अगर आपको दिया जाए तो उसको आप उसमें से एनर्जी निकाल सकते हैं? सॉरी मैम। वेस्ट वाटर, जी। यूज किया हुआ वाटर, उसमें से एनर्जी निकाल सकते हैं? जी मैम, जो अभी ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है उसके अंदर जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस करके जो हाँ, वो प्रोसेस क्या हाइड्रोजन है बताइए? जैसे वाटर के अंदर जैसे इलेक्ट्रिसिटी का पास किया जाता है जिससे हाँ। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अलग अलग हो जाता है। जो हाइड्रोजन है उसको एज ए एनर्जी लेकिन प्रोड्यूस, उससे पहले आप कोई डिकम्पोजिशन यूज करते हैं? जैसे पानी अगर कोई बैक्टीरिया यूज किया जाता है इस प्रोसेस में? अगर जैसे उसको साफ करना है तो बैक्टीरिया यूज किया जाता है। वेस्ट वाटर है ना? जी जी मैम। उसके लिए मैम साफ तो करना हाँ जी, पड़ेगा। रासायनिक रूप से भी और जैविक और भौतिक तीनों रूप में भी किया जाता है। जैसे कोई बड़े पदार्थ हो तो उनको निकालने की भौतिक विधि से, और जो ठोस या कठोर हो तो उनके लिए केमिकल, और जो बाद में अगर जो जैव निम्नकरणीय जीव पदार्थ हो उनको निकालने के लिए बैक्टीरिया का यूज किया जो जाता है। केमिकल वाले केस में कौन सा केमिकल यूज करते हैं? सॉरी मैम, अभी मैं उसका नाम नहीं। ठीक है। ओपन एक्सेस रिसोर्सेज पता है आपको? ओपन एक्सेस, सॉरी मैम मैं नहीं पता। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जी मैम। कौन कौन से हैं? एक सोलर एनर्जी है और विंड एनर्जी है, और हाइड्रो पावर में अभी मैं एग्जैक्ट डाटा याद नहीं है, कुछ लिमिट है उससे कम होता है तो उसको रिन्यूएबल एनर्जी में काउंट किया जाता है। वाटर हो गई ना? जी मैम, नॉर्मली। हाँ, तो इसमें नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से यूज हुए? जी मैम, इसमें रिन्यूएबल जैसे विंड और सोलर दोनों में नेचुरल रिसोर्स। विंड, सोलर और वाटर को भी एक नेचुरल वाटर है ना? तीन प्रकार के नेचुरल रिसोर्स यूज जी हुए। मैम। इसमें से कौन सा नेचुरल रिसोर्स को ऊपर रखेंगे आप, जिसके बिना दूसरे रिसोर्स नहीं काम करेंगे? मैम वाटर में से ज्यादा सन काम नहीं करेगा अगर वाटर नहीं है? नहीं मैम, अगर वाटर ज्यादा मुझे लगता है मैं तो। और एयर? मैम किसी को सोच लीजिए 1 मिनट। मैम किसी को छोड़ने में कोई तो मतलब किसी का तो आस होगा छोड़ना, मुझे लगता है वाटर ज्यादा है। एक बता दीजिए इसमें से तीनों में से कौन सा ज्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है आपको इसमें, जिसके बिना और बाकी ऑपरेट नहीं कर सकते? मैम सारे मेरे साथ कनेक्टेड है। अगर एयर को फ्लो करने के लिए वाटर को तो एयर चाहिए, और अगर टेम्परेचर नहीं होगा तो एयर भी, टेम्परेचर तापांतरण जैसे नहीं होगा तो फिर ये सब किस वजह से हो रहा है? अगर फाइनली देखा जाए तो जैसे धूप है या जो सन है, सोलर को ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। थैंक यू। ठीक है लोकेन, थैंक यू। थैंक यू सर। माइक में सर। लोकेंद्र, आप अच्छे कैंडिडेट हैं। मुझे तो लगा कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग पार्ट है आंसर्स की वो कॉग्निटिव पार्ट से बेहतर है। समझ अच्छी है आपकी, लेकिन आप अपनी भाव भंगिमा से उसे भरपूर कोशिश करते हैं कि छुपा के रखें। मतलब वो जो एक रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ आर्टिकुलेशन होना चाहिए या कॉन्फिडेंस जो एग्ज्यूड करना चाहिए आपके पर्सनालिटी से, वो थोड़ा कम हो रहा है। जबकि आप अंडरस्टैंडिंग समझ के दृष्टिकोण से ठोस हैं। ठीक है, तो ये बहुत आसान सिचुएशन है टू बी इन। समस्या बड़ी नहीं है, छोटी समस्या है आपको, तो इसमें आप थोड़ा पढ़ लीजिए, अवेयरनेस थोड़ा बढ़ा लीजिए, और स्पीच जो आपका है उसको थोड़ा क्लियर कीजिए। ये आसान थोड़ा नहीं होता है क्योंकि एक रीजनल ओवरटोन आता है, तो स्पीच कोशिश कीजिए कि वो क्लियर सुनाई दे। जो बोले वो जीभ का एक्सरसाइज, जो योगा वगैरह करते हैं ना, तो एक जीभ का भी कुछ कुछ होता है, तो वो सब कीजिए तो उससे स्पीच थोड़ा क्लियर निकलेगा। तो आर्टिकुलेशन थोड़ा क्लियर होगा तो उसका बहुत गुणात्मक फायदा आपको मिलेगा, क्योंकि समझ ठीक है मोटे तौर पर।
ठीक है, जी जनरल अफेयर्स वगैरह थोड़ा बढ़िया कर लीजिए ठीक तो है आकर्षक इंटरव्यू कर पाइए। जी सर। मुझे तो ये अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में मैंने आपसे जो पूछा, इकोनॉमिक डेटा या जो भी है, वो आपको जानना चाहिए कि आपका एक इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, बॉर्डर पे है, क्या क्या वहाँ पे प्रॉब्लम है या एरिया ऑफ कंसर्न है, वो आपको पता करके आना चाहिए। आप एक एडमिनिस्ट्रेटर होने जा रहे हैं। सर मेनली जैसे डाटा का सोर्स से मैंने जैसे जो इकोनॉमी सर्विस देखा था जिसमें स्पेसिफाइड था नहीं तो जो डिस्ट्रिक्ट का एक डेटा तो होगा अपना, पर कैपिटा इनकम कितना है, क्या है, क्या नहीं होता है। ये सब कॉग्निटिव है भाई। मैंने आपको बताया, सर ने भी पूछा कि बारमेर के पास कोई 71 वॉर का जी सर जी जो जगह है उसको आपने देखा नहीं। हाँ ये सब मुन्ना पढ़कर बाव आप है लेकिन improve उसके कर बारे में सकते मुझे हैं। जानकारी कोई नहीं। डिस्ट्रिक्ट स्टेट रिपोर्ट होती है ना, उसमें सारा सोशल इकोनॉमिक हाँ, डेटा है। तो वो सब पढ़िए। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का वो भी मैंने अगर स्टेट तो सर डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल उसको कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल। हाँ, वो मैम जैसे कोरोना के टाइम का है तो उसका डाटा कोई बात कोई बात नहीं, वो 71 वाला तो पक्का होगा। नहीं सर वो मैं मतलब मैं वो यूज कर सकता हूँ, जैसे मैं बोला हूँ थोड़ा पुराना है हाँ, जो भी डेटा चार- अवेलेबल है। उस ट्रेन में बैठो जो बॉर्डर पड़ी हुई है ना, पहले पाकिस्तान इंडिया हाँ, तो मुन्ना ट्रेन बाव। चलती थी आपकी ना, मुन्ना बाव मुन्ना बाव तक बैठोगे सब देखोगे तो अपने आप फिर गदगद होके सबको अच्छा, ये बताओगे। मुन्ना बाव जानते तो ये यही कम से कम बोलते हैं, एक बार यही थोड़ा मतलब आपका पूरा interview दबा उसको के हो क्यों सकता है। रखे रहते हो सब? नहीं कम से सर कम ये तो जानेंगे कि हाँ हमारा भाई उसके कंफर्ट आसपास जोन गया है, है, उसको तो बोलना ही चाहिए। उसके आसपास गया है। नहीं सर मैं मुन्ना बाव तो मैंने जैसे गड्ढा रोड में वो क्षेत्र है जहाँ से- कतरा रोड तो अरे दोनों तो पास ही हैं। हाँ सर मेरे पास तो ये भी बोल देते तो सर कोई इतना तो संतोष होता कि उसके आसपास कभी नहीं हुआ युद्ध क्या? में सर जैसे वहाँ का क्षेत्र पूरा ही था, जैसे तनौट है ये सारा एरिया। मतलब आपसे पूछेंगे कि आपका डिस्ट्रिक्ट क्यों फेमस है, आप सबसे पहले तो यही बताना चाहिए, तो पूरी इतना इम्पोर्टेंट है। फिर तो लोग feedback को आएंगे समझ क्यों तुम्हारे पाना। पास, अब जैसलमेर चले जाएंगे, शाम घूमेंगे वापस चले ठीक जाएंगे। है सर। अपने डिस्ट्रिक्ट में लाना तो ये जो आपने बताया दोनों, इसको खूब ग्लोरीफाई करो सारे दोस्तों को। ठीक है, उसको अंग्रेजी में वर्ड एक है रेटिसेंस। आप रेटिसेंट हैं, बोलने में थोड़ा संकोच करते हैं, जो जितना जानते हैं वो भी कम बोलते हैं। इंटरव्यू में जितना आप हैं उससे बेहतर दिखने चाहिए, ठीक है, तो वो चीज बढ़ाना है। उसके लिए थोड़ा पढ़िए, और वो आसान काम है। समझ गड़बड़ होती तो वो मुश्किल काम होता। ये आप में संभावना है, उसको कर लीजिए पूरा। थैंक यू।